पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। शर्मा जी, जिस प्रकार से जो मान्यता 10 साल वाला सरकार से विवाद चल रहा है, उसका क्या हल निकला है? उसको लेकर जद्दोजहद कहां तक पहुंची है? देखिए, इसका आंशिक हल और मैं कहूँगा एक तरह से राहत सरकार ने दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इतने नाशुक्रे नहीं हैं कि सरकार कोई अच्छा काम करे और हम उसका धन्यवाद ना करें, लेकिन इसमें अभी भी कहीं ना कहीं कमी है जिसको सरकार नहीं समझ पाई या अधिकारियों में भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न रही है। हमारा इशू ये था कि जो भी स्कूल परमानेंट मान्यता प्राप्त है वो इस तरह के दौर से ना गुजरे। सरकार ने दो तरह के स्कूलों को बांट दिया। अब जिससे जो लाभ हो रहा है उनका भी स्वागत है, जो लाभ सरकार दे रही है वो 2003 से पहले स्कूलों को लाभ हो रहा है, और जिन्होंने 2003 से लेकर 7 या उसके बाद परमानेंट मान्यता ली है उनको एक अंडरटेकिंग देनी है। तो ये दो तरह की जो असमानता करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए। सरकार को जब कोई चीज़ बांटनी चाहिए या कोई राहत देनी चाहिए तो सबको एक समान रूप से देनी चाहिए। तो मेरी शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश है कि दोबारा इसको एक बार विभाग के अधिकारियों से बात की जाए, और जिनके पास भी परमानेंट मान्यता है, जब आप राहत सरकार दे रही है तो सभी परमानेंट मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो है एक ही तराजू में रखते हुए उनको जो है ये छूट मिलनी चाहिए, और 2003, 2007, 2010 में इसको जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो ये वर्गीकरण जो किया 10 साल वाला, या ये इस तरह की जब कोई अड़चन डाली जाती है तो क्यों डाली गई और इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये अगर ये पूरी तरह से हमारे से बात और की जाती कि ये पत्र में इस तरह की बात आ रही है तो हम इस बात को समझा सकते थे। हो सकता है कि ये समझने समझाने का फेर रह गया हो, सरकार की मंशा ठीक हो तो सरकार को तुरंत इस पत्र को करेक्ट करना चाहिए, और इस पे त्रुटि रह गई है उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि 2003 से पहले जो है नियम नहीं थे धरनी जी, 2003 के बाद नियम आए। तो जिन स्कूलों ने नियम पूरे कर कर मान्यता ली हुई है उनको कहा जाए कि भी आप अंडरटेकिंग दें। अरे भाई, आपके ही तो नियम पूरे करके आपके डीओज ने, डीसीज की कमेटी ने, एडीसीज, डायरेक्टर सभी ने मिलकर उनको मान्यता दी है। तो उनका तो मामला और सशक्त होना चाहिए और उनको भी इसी तराजू में तोलना चाहिए। हम कहते हैं कि ये जो बांट है ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी से समानता का व्यवहार होना चाहिए। और हमारे खट्टर साहब तो कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, के सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो फिर ये इस तरह का जो है बंटवारा क्यों? जो मान्यता 10 साल से अधिक वाला सवाल खड़ा हुआ, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं लगता कि जो मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है उस वजह से कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश हो? देखिए, ऐसा मसला नहीं होगा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मान्यता देने का अधिकार सरकार के पास ही है। सरकार ही उनको नियमों को चेक करके मान्यता देती है। तो मुझे लगता है कि ये इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। ये नियमों के अंदर ये प्रावधान हो जाते हैं। कई बार नियम बहुत पुराने हैं, जैसे सरकार कहती है कि 70 साल से ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ अब तो 78 साल हो गए ना। अगर कोई पिछली सरकारों से कोई गलती हुई है, कोई गलत नियम बन गए हैं, तो अब की सरकारों का फर्ज क्या बनता है कि ऐसे नियमों में संशोधन करके और सही नियमों को बनाए। तो इस पे संशोधन की ज़रूरत है। सभी को एक समान जो है नियमों में लाने की ज़रूरत है। सभी के साथ समानता का व्यवहार करने की ज़रूरत है, जिसका वादा जो है हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा सरकार को इस अपने वादे को निभाते हुए नियमों में संशोधन करके सभी को एक समान नियमों में लाना चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है, वकालत कर रही है और लगातार उस तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ जब ऐसे काम होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, चाहे शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों या बच्चे हों, प्रभावित होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं धरनी जी, प्रभावित। और आपने सही बात की, एक तरफ नई शिक्षा नीति की बात हो रही है और हरियाणा इस पे सबसे अग्रणी रोल में है पूरे देश में। सबसे पहले इसको लागू करने की बात कर रहा है। तो लागू करने से पहले सारी कुरीतियों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि बड़ा सहज माहौल बने। सारे शिक्षक जो है वो टेंशन फ्री हो, स्कूल संचालक टेंशन फ्री हो, उन पे कोई मॉनेटरी टेंशन ना हो, वो शिक्षा नीति को कामयाब करने के लिए पूरे तन्मयता से जुट सके। तो इसके लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है कि जो नियमों में कुरीतियाँ हैं उनको जो है उनका संशोधन करके उनको सही किया जाए, सबके साथ
एक समान व्यवहार किया जाए। कोरोना काल के बाद सरकार ने एक चीज का एहसास किया और टैब्स बच्चों को देने की सरकारी स्कूलों में काफ़ी दावे किए गए और दिए भी गए, जैसा कि सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को क्या ये टैब्स मिले या नहीं मिले, उसको लेकर आपका स्टैंड आज की डेट में क्या है? देखिए, जिस दिन ये टैब मिले थे हमने बड़ा स्वागत किया था कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल होने की तरफ एक कदम उठाया है और जो है सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब प्रदान किए। लेकिन मैंने साथ साथ ये कहा था कि अगर प्रदेश में असमानता बनेगी, क्योंकि जो बजट प्राइवेट स्कूल है उनकी स्थिति लगभग जो है वो सरकारी स्कूल जैसी है। आज सरकारी स्कूल भी जो है 500-600 रुपये फीस ले रहे हैं और देश में हमने कई बार ये चर्चा की है कि 70% स्कूल ऐसे हैं जो 500 रुपये या 1000 रुपये से कम फीस पे चलते हैं। यानी लगभग सरकारी स्कूलों जैसा ही उनकी वित्तीय स्थिति है, उनके पेरेंट्स की स्थिति वैसी है। तो उनके बच्चों को अगर टैब नहीं दिए जाते हैं तो उससे भी एक असमानता का माहौल बनेगा। और देश को अगर डिजिटल करना है तो हर बच्चे को डिजिटल करना होगा। ये नहीं आपने जो है 40% बच्चों को डिजिटल कर दिया और 40% डिजिटल होने से रह गए, 20% हो सकता है उनके पिता सक्षम हो। तो अगर देश को आगे ले जाना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, तो सभी के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, सभी को ये सुविधाएं प्रदान करनी होगी। और हिमाचल की सरकार इस प्रकार का कदम उठाकर सभी को जो है वहाँ टैक्स दे रही है। तो जब हिमाचल की सरकार दे सकती है, वहाँ की सरकार को हरियाणा से आगे की सरकार नहीं, अगर वित्तीय स्थिति में देखा जाए तो हरियाणा की सरकार ज़्यादा सक्षम है। तो हरियाणा सरकार को बजट प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी टैबलेट देने चाहिए, तभी नई शिक्षा नीति जो है वो अच्छे तरीके से कामयाब हो सकती है और हर बच्चे को डिजिटल किया जा सकता है। आपको लगता है कि हरियाणा के ग्रामीण अंचल में 22 के 22 जिलों के अंदर अगर देखा जाए 4G और 5G की स्पीड के जो संसाधन मुहैया हैं जिनसे टैब रन किया जा सके? देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है कि गांव में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ इंटरनेट और ये वाली व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। बिजली संकट भी है, बिजली का भी संकट है, बिजली नहीं रहती है तो उससे भी दिक्कत आती है। और इवन शहरों में भी ये भी दिक्कत है, शहरों में भी अभी तक पूर्णतः दूर नहीं हो पाई है। अच्छी अच्छी जगह पर जो है नेट की कंडीशंस जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो गाँव में अभी उसकी अच्छी अगर कल्पना करें, मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूरी पूर्णतः जो है हम इस पर सक्षम हो पाए हैं। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ की स्थिति कई जगह देखी गई, कई जिले सरकार ने भी बाढ़ग्रस्त के क्षेत्र डिक्लेयर किए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्कूलों के अंदर किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर अपनाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अस्वस्थ ना हो, बीमार ना हो? डेंगू फैल रहा है, आंत्रशोथ फैल रहा है, हैजा फैल रहा है और कई बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, पहला तो मैं आपको बताऊं कि जब ये बाढ़ आई है तो इससे स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। स्कूलों के अंदर भी 4-4, 5-5 फुट पानी गया है। स्कूल्स का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। उल्टा स्कूलों को जो राहत मिलनी चाहिए, हमने कभी राहत की बात भी नहीं की है। हमने तो ये कहा है कि हमारी जो प्लेज मनी है उसको आप कम करें और जो प्लेज मनी एक्सेस दी गई है उसको जो है स्कूल्स को वापस किया जाए। सोसाइटीज़ के नाम से लाखों रुपए स्कूलों से जुर्माना वसूला जा रहा है। हम सरकार को कह रहे हैं कि वो जुर्माने में उनको राहत दी जाए, उनसे ना वसूला जाए। और एक एक कई स्कूलों में 3-3 बार बाढ़ का पानी आ चुका है। और इससे पहले कोविड के दौरान भी फीसें ना आने से हमारा जो है वित्तीय स्थिति चरमराई हुई है। और उसके बाद जो बसेस थी हमारी, जो एनसीआर में उनकी लाइफ 10 साल की है, दूसरी जगह 15 साल की है, 2 साल कोविड में वो खड़ी रही, उनकी लाइफ भी सरकार ने एक्सटेंड नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियों से सरकार ने राहत नहीं दी है, जिसको जो है फेडरेशन बहुत और नीसा बहुत सीरियस लेने जा रही है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाने जा रही है, अगर सरकार ने इस पे समय रहते स्कूलों को राहत प्रदान नहीं की तो। प्लेज मनी का इशू आपका अभी तक निपटा नहीं, आपने पहले भी ये मुद्दा लगभग 1-1.5 साल पहले भी उठाया था। इस वक्त प्लेज मनी कितनी आपकी सरकार के पास है और कितने संस्थानों की है? देखिए, इन्होंने प्लेज मनी के अंदर एक नियम बना दिया कि आप 3 मंथ सैलरीज जो है वो टीचर सैलरी प्लेज मनी में देंगे, जिससे स्कूलों का मिनिमम जो है अगर 5th में 5.5 लाख रुपए से कम नए स्कूल को प्लेज मनी इससे अधिक देनी पड़ती है। और उसके ऊपर की लिमिट कई स्कूलों ने करोड़ों रुपए भी दी है। तो छोटे से छोटे स्कूल को भी इतनी बड़ी प्लेज मनी देनी पड़ती है, जिसको हमने मंत्री महोदय के समक्ष उठाया और दूसरे प्रदेशों के एग्जाम्पल भी दिए कि हिमाचल के अंदर कोई प्लेज मनी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो है प्लेज मनी वो 2 लाख रुपये है या 80 रुपये पर बच्चा।
तो वो हमने एग्जाम्पल भी दिया, हमने तेलंगाना का एग्जाम्पल भी दिया, हमने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल भी दिया और मंत्री महोदय ने उसका अनुमोदन भी किया मुख्यमंत्री जी को, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और मुख्यमंत्री जी के साथ भी चर्चा हुई जब हमारी मीटिंग थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मुझे कार्यालय से फ़ोन भी आया कि आरटी में कितनी प्लेज मनी है, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा आरटी में कोई प्लेज मनी नहीं है। तो मुझे पता लगा उसकी फ़ाइल वापस आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, जबकि हमारी तरफ से सारी चीज़ें सरकार को प्रोवाइड कर दी गई हैं और शिक्षा मंत्री ने अनुमोदन भी किया हुआ है। तो अब उसके आदेशों का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो है प्लेज मनी को रिड्यूस करके आदेश जारी करे और जिनसे एक्स्ट्रा प्लेज मनी ले ली गई है उनको वापस दी जाए, ताकि उनकी जो वित्तीय संकट है वो सॉल्व हो सके। जो प्लेज मनी आपके अनुसार वापस आप लोग मांग रहे हैं वो अनुमानित कितनी होगी? कई स्कूलों का जैसे मैंने बताया कि 1-1 करोड़ रुपए से भी अधिक जो है प्लेज मनी है। अगर जो मंत्री जी ने भी अनुमोदन किया, जो हमने भी मांग की है, तो उसमें एक स्कूल को 1-1 करोड़ रुपए भी वापस होगा और मिनिमम जो है 3 से 4 लाख तो छोटे से छोटे स्कूल को जो है वो रिफंड जो है वो होगा, जो वो अपने बसों के रख रखाव पे, अपने स्कूल को डिजिटल करने में, या जो वो एनपी हो चुके हैं अपने लोन्स जो है वो पे करने में, उनको कहीं ना कहीं जो है वो राहत महसूस होगी उससे। धन्यवाद। तो ये हैं कुलभूषण शर्मा जी, निसा के अध्यक्ष हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने पंजाब केसरी से चर्चा की। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।